नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका रेलवे एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों, आज 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। आज हम देखेंगे पेपर का लेवल कैसा था, साइंस व जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो में हम 100% रियल क्वेश्चन और उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि जिनका पेपर आगे की शिफ्ट्स में है उन्हें सीधा फायदा मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा था कि आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बात यह हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय जो है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में अध्यक्ष जो इसके जैसा है ये 1 दिसंबर 2024 से हैं। बीसीसीआई का भी ध्यान रखिए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आज के शिफ्ट में। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 सामाजिक विकास के लिए कहां आयोजित किया गया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहा कतर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 का दूसरा संस्करण दोहा में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर वैश्विक चर्चा करना। यह सम्मेलन यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास एजेंडा से संबंधित है। पहला विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह 1995 में कोपेनहेगन में हुआ था, और दूसरा जो हुआ है 2025 में दोहा कतर में हुआ। इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ग्लोबल साइंस प्रोटेक्शन, यानी कि समावेशी विकास और वैश्विक सामाजिक सुरक्षा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसमें? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आप। अगला प्रश्न जो पूछा था आपसे वह पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। आपसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जैनिक सिनर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जैनिक सिनर। उपविजेता कौन रहे? तो उपविजेता जो रहे वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव रहे, जो कि जर्मनी से हैं। कोर्ट का प्रकार क्या है? तो जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, या होता है आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष विजेता जो रहे वो कार्लोस अल्कराज रहे। और विंबलडन ओपन 2025 जो जीता है वह जैनिक सिनर ने जीता है, यह भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2024 में 2025 में जो कि मिला के लिए नियमित श्रेणी में शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुश्री दीपाली देशपांडे को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सुश्री दीपाली देशपांडे। सुश्री दीपाली देशपांडे को नियमित श्रेणी में जो कि शूटिंग की है इन्हें यह मिला। नियमित श्रेणी में पैरा शूटिंग के लिए श्री सुभाष राणा को मिला, और लाइफ टाइम श्रेणी बैडमिंटन में श्री मुरलीधरन को मिला। यह सभी नाम ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछा था केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के लिए डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना इस योजना का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य भारत की सभी प्रमुख भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराना है। यह योजना स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की किताबों को डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराने पर जोर देती है। बजट 2025-26 में सरकार ने भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी
बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित ब्रह्मा कुमारी संत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने इस अवसर पर शांति, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा के आधुनिक केंद्र के रूप में शांति शिखर का उद्घाटन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहले फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का पहला आयोजन 16 मार्च 2025 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस इवेंट का उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य, फिटनेस और सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जो फिट इंडिया मूवमेंट का भाग है। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और कई खेल विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है यहाँ भी प्रश्न रिपीट हुआ है आपका, या साइंस का प्रश्न था। पूछा था पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करने के वाला ऊतक कौन सा है। आपसे पूछा कि पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेनकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं बहुत कठोर और मोटी भित्ति वाली होती हैं, जिनमें लिग्निन पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पौधों को मजबूती व सहारा प्रदान करना होता है। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए यह अत्यधिक कठोर होती हैं। फाइबर और स्लेक्ट्राइड्स इसके दो रूप होते हैं। पेरेनकाइमा जो है यह नरम ऊतक, भोजन संग्रह व संश्लेषण में उपयोग होता है। कोलेनकाइमा युवा तनों में लचीलापन देता, कठोरता नहीं। और एरेनकाइमा जलीय पौधों में गैस विनिमय व तैरने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था आपसे वह पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है। आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पपीता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पपीते में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, इसी कारण यह एकलिंगी पौधा माना जाता है। यूनिसेक्सुअल पौधों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग फूलों में होते हैं। मटर, सरसों और सूरजमुखी जैसे पौधे द्विलिंगी होते हैं, जिनमें एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है। आपसे पूछा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो, 40 ग्राम प्रति मोल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 24 प्रति ग्राम मोल होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 ग्राम प्रति मोल होता है। दोनों को जब जोड़ लेंगे मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा एमजीओ का वो हो जाएगा 24 + 16 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वह खराब ना हो। आपसे पूछा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वह खराब ना हो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, इसलिए भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती या चिप्स को बासी होने से बचाती है। पैकेट के अंदर नाइट्रोजन फ्लूशिंग किया जाता है ताकि क्रिस्पनेस बनी रहे। ऑक्सीजन होने पर चिप्स जल्दी खराब और नरम नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था धातु को उसके एस से निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपसे पूछा था कि धातु को उसके एस से निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धातुक्रम कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क से धातु निकालने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को धातुक्रम कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं अयस्क का सकेंद्रीयकरण, भर्जन या गलन, धातु का अपचयन और शुद्धिकरण। अलग अलग धातुएं अलग अलग विधियों से प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा था ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आपसे पूछा था कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 16 होता है।
O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए 16 गुणे 2 यानी कि 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे ग्राम प्रति मोल में भी लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। यह प्रश्न दोबारा लिख गया है, तो इसको अभी हम लोग पढ़े भी थे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि द्रव्यमान जो है 1500 केजी और वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति हावर है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, वेग को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv² होता है। अब मान लगाएं, यहां पे जब मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2.08 गुणे 10 की घात 5 जूल। ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था यदि महिला में निषेचन नहीं होता तो कितने दिनों बाद मासिक धर्म शुरू होता है। आपसे पूछा कि यदि महिला में निषेचन नहीं होता तो कितने दिनों बाद मासिक धर्म शुरू होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन बाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन होता है। यदि इस अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो लगभग 14 दिनों बाद गर्भाशय की परत टूटकर मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इसलिए कुल मासिक चक्र औसतन 28 दिन का माना जाता है, पर असल गिनती ओव्यूलेशन प्लस 14 दिन से तय होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो परावर्तन के बाद वह कहां से आती प्रतीत होगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं क्यों। तो उत्तल दर्पण में सभी परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से नहीं बल्कि पीछे की ओर बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं। यदि किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो परावर्तन के बाद भी वही किरण से आती हुई प्रतीत होती। इसका कारण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे निर्मित होता है। किरणों का अपसारी परावर्तन होता है, इसलिए विस्तार पीछे किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा आवर्धित और बड़ा बनता है। आपसे पूछा कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा आवर्धित और बड़ा बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण इस स्थिति में आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मेकअप मिरर, सेविंग मिरर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एफ और पी यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखने से किरणें ऐसे परावर्तित होती हैं कि वे पीछे से आती प्रतीत होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। आपसे पूछा किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान आकार का बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और बाएं दाएं उल्टा होता है। अन्य दर्पण की बात करें तो अवतल उत्तल स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का आकार बदलते हैं। समतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी बराबर होती वस्तु की दूरी। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर, लैंप, रिफ्लेक्टर आदि में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन की साइड मिरर में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा बनाता है। श्वसन क्रिया यही होती है जिसमें ग्लूकोज टूट ऊर्जा बनाता है। पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है। भोजन बनाना या जो है क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। प्रोटीन बनाना, प्रोटीन निर्माण का कार्य राइबोसोम का है और सर्जन यह कार्य वैक्यूल या कोशिकांगों द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें अपना डीएनए होता है, इसलिए यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। आपसे पूछा कि तंत्रिका तंत्र की
मूल इकाई क्या है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना का संप्रेषण करती है। प्रत्येक न्यूरॉन में डेंड्राइट, अक्षतंतु और कोशिका देह होती हैं। नेफ्रॉन जो है या गुर्दे की मूल इकाई है, तंत्रिका तंत्र से संबंध नहीं। एल्वियोली फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थान और धमनी हृदय से रक्त ले जाने वाली वाहिका है। मानव शरीर में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच संपर्क का स्थान सिनेप्स कहलाता है। सबसे लंबा न्यूरॉन साइटविक नर्व में पाया जाता है। अब सब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? आपसे पूछा है कि ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलती है? तो ध्वनि जो है सबसे तेज जो चलती है वह ठोस में चलती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमने बहुत बार किया है और रिपीट यह हुआ है। सबसे तेज जो चलती है ठोस में चलती है, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि पानी का घनत्व 1.3 है तो कौन सा वस्तु पानी में डूबेगी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक होता है वह डूब जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी अधातु चमकदार होती है? आपसे पूछा है कौन सी अधातु जो है चमकदार होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी आयोडीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी धातुओं जैसे चमक दिखाता है। या ठोस अवस्था में बैगनी काले रंग का होता है और इसकी वाष्प बैगनी होती है। आयोडीन एकमात्र प्रमुख अधातु है जो स्पष्ट यानी कि मेटेलिक लस्टर दिखाती, इसलिए इसे अक्सर पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि न्यूमेरिकल प्रश्न था। देखते हैं क्या पूछा था आपसे। आपसे पूछा था यदि उष्मा 64 जूल, प्रतिरोध जो है 4 कूलाम और समय जो है 4 ओम और जो समय जो दिया हुआ 1 सेकेंड हो तो वोल्टेज क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका सूत्र जो होगा H बराबर B²T/R होगा। वैल्यू जब रखेंगे तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 256 आएगा और 256 जो हो जाएगा वो आपका 16 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 वोल्ट 16 वोल्ट इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि गर्भावस्था के दौरान मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? आपसे पूछा है कि यदि गर्भावस्था के दौरान मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लो बर्थ वेट बेबी होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लो बर्थ वेट बेबी होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुपोषित मां को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते जिससे भ्रूण का विकास धीमा हो जाता है। इससे बच्चे का वजन जन्म के समय सामान्य से कम हो जाता है। लो बर्थ वेट बच्चे में संक्रमण और बीमारियों का जोखिम अधिक रहता है। सही पोषण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्त ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल मेन सिंगल किताब किसने जीता था और यह किस कोर्ट पर खेला जाता, या जो भी कुछ जानते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, जो मैंने प्रश्न कराया हूं उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स कराता हूं उसको रट लीजिए, क्योंकि रेलवे अपने पैटर्न को बार बार दोहराता है। अगर आपको हमारी मेहनत और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।